हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा 4 प्रिंसिपल फ्रॉम द बुक थिंक एंड ग्रो रिच। ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें, जिससे आपको ये वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। पार्ट 1 में हमने 8 में से 4 प्रिंसिपल्स को जाना था, जो थे डिज़ायर, फेथ, ऑटो सजेशन एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बाकी 4 प्रिंसिपल हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिंसिपल 5 है इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। ये कहा जाता है कि इंसान वो हर चीज़ क्रिएट कर सकता है जिसे वो इमेजिन कर सकता हो। जैसे कभी राइट ब्रदर्स ने पक्षियों के जैसे आसमान में उड़ने की कल्पना की। आज हमारे लिए आसमान में एरोप्लेन को उड़ते देखना बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये उड़ान एक सेंचुरी पहले बस एक इमेजिनेशन ही थी। इमेजिनेशन जिसके पीछे उसे रियल बनाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी। ऑथर बताते हैं इमेजिनेशन 2 तरह की होती है। एक होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन, दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में इंसान पुराने आइडियाज़, कंसेप्ट्स या प्लान्स को लेकर कुछ नया करता है। जैसे एक स्मार्टफोन में हर रोज़ कुछ नए और बेहतर फीचर्स आ रहे हैं, ये सिंथेटिक इमेजिनेशन का एग्जांपल है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल नए आइडियाज़ और कंसेप्ट क्रिएटिव इमेजिनेशन का पार्ट है। क्रिएटिव इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से ऑटोमेटिकली काम करती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को जन्म देती है और इसे सच करने में सिंथेटिक इमेजिनेशन के मुकाबले ज़्यादा एफर्ट और स्ट्रॉन्ग बिलीव चाहिए। ऑथर बताते हैं कि कामयाब और अमीर बनने के लिए इंसान को दोनों तरह की इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे शायद आपको लगता होगा कि लाइट बल्ब थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था, लेकिन और भी साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन लाइट बल्ब की इन्वेंशन में था, जैसे हम्फ्री डेवी और जोसेफ स्वान। असल में एडिसन ने सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन की हेल्प से पहला कमर्शियली सक्सेसफुल लाइट बल्ब बनाया था। प्रिंसिपल 6 है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिज़ायर इनटू एक्शन। इमेजिनेशन को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान्स का होना ज़रूरी है। इसलिए मनी गोल को पूरा करने के लिए एक डेफिनेट प्लान तैयार करें। प्रैक्टिकल प्लान्स बिल्ड करने के लिए ऑथर कुछ इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, जैसे कि हमें खुद को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ अलाइ करना है जो हमारे जैसे पर्पस और गोल्स रखते हो। ऑथर इसे मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कहते हैं। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप है जिनका एक ही डेफिनेट पर्पस हो, जिसके लिए ये लोग अपनी नॉलेज एंड एफर्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। ये ग्रुप कोई क्लब या सोशल मीडिया ग्रुप भी हो सकता है। मास्टरमाइंड ग्रुप की हेल्प से एक प्लान क्रिएट कीजिए। कोशिश कीजिए कि प्लान फॉल्टलेस हो। मास्टरमाइंड ग्रुप से हफ्ते में कम से कम 2 बार मिलिए और बात कीजिए। प्लानिंग करते टाइम आपके पास कोई एडवांटेज ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस या सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड। देखिए, कोई भी प्लान फेलियर प्रूफ नहीं होता। प्लान को फॉल्टलेस बनाने के लिए जितना हो सके फैक्ट्स एंड स्टैट्स का यूज़ करें। इसके लिए दूसरों के एक्सपीरियंस और नॉलेज की हेल्प ले सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो बनाए गए प्लान को स्मॉल स्केल पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। इससे प्लान की इफेक्टिवनेस का पता चलता है। प्रिंसिपल 7 है डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। लैक ऑफ डिसीजन मेजर फेलियर रीजन में से एक है। दूसरी तरफ डिसीजन का ऑपोजिट है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका मतलब है डिसीजन को डिले कर देना। इसका एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जो कि अपने फर्म और क्विक डिसीजन के लिए फेमस थे। एक बार हेनरी फोर्ड ने 8 सिलेंडर इंजन बनाने का सोचा। उन्होंने अपने इंजीनियर्स की टीम को बुलाया और इस पर काम करने को कहा। ये आइडिया पेपर पर तो रेडी हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली एक इंजन में 8 सिलेंडर को कास्ट करना उस टाइम पर इम्पॉसिबल लग रहा था। 6 महीने के एफर्ट्स के बाद भी इंजीनियर इस काम में कामयाब नहीं हो पाए और उन्होंने हेनरी फोर्ड को इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का सजेशन दिया। लेकिन हेनरी फोर्ड ने इस बात को रिजेक्ट करते हुए इस काम को कंटिन्यू रखने को कहा और लगभग 2 साल बाद उनके इंजीनियर इसमें कामयाब हुए। हेनरी फोर्ड की इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि कई बार डिसीजन लेना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, बल्कि उस पर स्टिक रहना, उस पर कायम रहना भी ज़रूरी होता है। एक डिसीजन की वैल्यू इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि उस डिसीजन को लेने के लिए कितना करेज यानी साहस चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिसीजन स्ट्रॉन्ग करेज को रिप्रेजेंट करता है। 8th प्रिंसिपल है परसिस्टेंस। किसी भी इंसान के फेलियर का एक कॉमन रीज़न होता है टेम्परेरी डिफीट की वजह से जल्दी क्विट कर देना। 3 फीट फ्रॉम द गोल्ड। ये कहानी है मिस्टर डर्बी की। मिस्टर डर्बी और उनके अंकल को एक बार सोना खोजने का बुखार चढ़ा, तो उन्होंने फावड़ा उठाया और निकल पड़े सोने की तलाश में। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें एक शाइनिंग गोल्ड ओर डिस्कवर किया, जो कि कोलोराडो में कहीं था। इस ओर यानी अयस्क को ज़मीन से निकालने के लिए मशीनरी की ज़रूरत थी, लेकिन मशीनरी खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तो ये दोनों अपने घर विलियम्सबर्ग लौट गए और वहाँ अपने रिश्तेदार और पड़ोसियों से पैसे उधार लेकर मशीनरी खरीद ली। माइनिंग की स्टार्टिंग में इन्हें खूब सोना मिला, लेकिन इस सोने से बस कर्जा ही पूरा होता। मुनाफे के लिए इन्हें और सोने की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ गहराई पर खोदने पर गोल्ड और ख़त्म हो गया। इन दोनों ने और गहराई तक खोदने का डिसीजन लिया, पर इनके हाथ निराशा ही लगी। आखिर में मिस्टर डर्बी और उनके अंकल ने हार मान ली और सोना निकालने की मशीनरी एक जंकमैन यानी कबाड़ी को बेच दी। लेकिन ये जंकमैन बहुत स्मार्ट था।
इसने एक माइनिंग इंजीनियर को सोने की खान पर बुलाया। इंजीनियर ने जंकमैन को बताया कि जिस गहराई तक मिस्टर डर्बी और उनके अंकल ने ड्रिल किया था, गोल्ड और उससे बस 3 फीट नीचे ही था। इतना सोना मिलने से वो जंकमैन एक मिलियनर बन गया। इस बात का मिस्टर डर्बी को जब पता चला तो उन्हें अपने क्विट करने के डिसीजन पर बहुत रिग्रेट हुआ। इस इवेंट से मिस्टर डर्बी ने एक लाइफ लेसन सीखा कि टेम्परेरी डिफीट की वजह से जल्दी क्विट नहीं करना चाहिए। आगे चलकर मिस्टर डर्बी ने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम किया और अपने नेवर क्विट एटीट्यूड से वो कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय बने, क्योंकि उन्होंने 1 साल के अंदर $1 मिलियन की इंश्योरेंस बेच दी थी। सभी अमीर और सक्सेसफुल लोगों की कामयाबी के पीछे परसिस्टेंस का मेजर रोल होता है। विदाउट परसिस्टेंस यू विल डिफीट इवन बिफोर यू स्टार्ट, यानी परसिस्टेंस के बगैर तुम शुरू करने से पहले ही हार जाओगे। इसलिए अपने बर्निंग डिज़ायर के लिए एफर्ट करो और तब तक डटे रहो जब तक सक्सेस मिल नहीं जाती। और अगर आपको लगे कि आप परसिस्टेंस में कभी लैग कर रहे हो तो याद रखना कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ब्रिंग्स स्ट्रॉन्ग विल पावर, और परसिस्टेंस का बेस विल पावर ही होती है। तो इसलिए सबसे पहले डिज़ायर और पर्पस पर काम करिए। जब विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो परसिस्टेंस खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस बुक में और भी वैल्यूएबल लेसन्स है। अगर आपको वो सभी लेसन्स जानने हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो बुक समरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स ग्रो टुगेदर।